100 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। लखनऊ में चिकित्सा और परिवार कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया समीक्षा बैठक, समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता पर ध्यान देने के दिए निर्देश। रसोई गैस की कीमतों में बड़ा इजाफा, उज्ज्वला योजना सिलेंडर में 50 रुपए महंगा, कल रात से नई दरें हुई लागू। बदल गया शाही जामा मस्जिद का नाम, एएसआई दस्तावेज में दर्ज था जुमा मस्जिद नाम, हिंदू पक्ष ने की थी मांग, एएसआई ने मस्जिद का नया बोर्ड भिजवाया। मौसम विभाग ने लू को लेकर चेतावनी जारी की, यूपी और बुंदेलखंड के लिए चेतावनी जारी, दिल्ली से सटे लगभग 15 जिलों में भी हीट वेव की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। यूपी कैबिनेट में 15 प्रस्तावों के रखे जाने की खबर सामने आई है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी इस दौरान मुहर लगाई गई है। आवास और पीडब्ल्यूडी के कई जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उस पर मुहर लगी है। यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा ईस्टर्न पेरिफेरल, इस पर भी बात हुई है और साथ ही साथ मुहर लगे तो सीएम योगी की अध्यक्षता में एक जो बैठक है उसका आयोजन किया जाए। लगभग 15 प्रस्ताव है जो रखे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। आवास और पीडब्ल्यू से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर भी बातचीत संभव है। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बेहद अहम और बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें तमाम प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यूपी में कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई। लगभग 15 प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जिस पर मुहर लगना संभव है, जिस पर इस मीटिंग के अंदर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, जिनमें पेरिफेरल से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे की बात भी कही जा रही है और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने 15 ऐसे प्रस्ताव है जो इस बैठक में रखे गए। अब कौन कौन से प्रस्ताव पर मुहर लगते हैं, किन प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलती है, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बैठक थी, कैबिनेट मंत्री सभी यूपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उसमें शामिल हुए थे और साथ ही उनके बीच में ये महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों पर मुहर लगते हुए भी नजर आए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर चुनावी चंदे पर एडीआर रिपोर्ट का बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी को मिला 2243 करोड़ रुपए का सबसे अधिक चंदा। 2022 से 2023 के मुकाबले में 1524 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस को अगर बात करें तो 281.48 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। आज के चंदे की बात करें तो 26 करोड़ की जो गिरावट है वो दिखी गई है। वही बीएसपी को 1 भी रुपया नहीं मिला। तो बड़ी खबर बता रहे चुनावी चंदे पर एडीआर रिपोर्ट सामने आया है जिसमें सबसे ज्यादा बीजेपी को चुनावी चंदा मिला है। 2022-2023 के मुकाबले अगर बात करें तो 1500 से भी ज्यादा देखी गई है। तो वही सबसे कम जो चंदा है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान पर राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया, जहां पर इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश के सामने पहचान का संकट था। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय दुनिया और देश के अंदर विश्वास की कमी थी और अस्थिरता का दौर था, जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज भारत अपनी मजबूत पहचान बना रहा और पूरी दुनिया में अपनी स्थिति स्थापित कर रहा। योगी आदित्यनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव के महत्व पर भी जोर दिया। इसे देश के समग्र विकास के लिए जरूरी कदम बताया। कि पहले देश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, दुनिया के अंदर विश्वास का संकट,
प्रदेश देश के अंदर विश्वास का संकट, दुनिया के अंदर पहचान का संकट, और ये लगातार जो अस्थिरता, जब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर था, कितना कमजोर था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में हो, यह तब संभव हो पाया जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी को पहला कार्यकाल अस्थिर मिला, दूसरा कार्यकाल भी मिली जुली गठबंधन की सरकारों के साथ मिलकर के कैसे उन्होंने चलाया, या उनकी कौशलता का ही वो परिचय था, अनुभव और कौशलता का ही परिचय था कि वो लेकर के चले गए। लेकिन जिस राजनीतिक अस्थिरता के दौर से देश को गुजरना पड़ा, आखिर उसका खामियाजा देश के सामने पहचान का संकट के रूप में और देश के अंदर व्यापक अविश्वास के रूप में सरकारों को भी और देशवासियों को भी भुगतना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दुनिया के सामने भारत अपनी पहचान बना रहा है और देश के सामने उत्तर। वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आज लखनऊ पहुंचे। यहां पर वो अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी मंथन करेंगे। इस दौरान संघ प्रमुख पुराने पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे ताकि आगामी जो कार्यक्रम है उसकी व्यापक योजना बनाई जा सके। मोहन भागवत का अवध प्रवास लगभग 12 घंटे का रहेगा। वे लखनऊ में स्थित भारतीय भवन में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जहां संघ के आगामी कार्यक्रम और गतिविधियों की रणनीति पर चर्चा किया जाएगा। तो जहां लखनऊ में अवध प्रवास पर मोहन भागवत हैं, इस दौरान तमाम जो बातें हैं वो किया जाएगा। पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ संघ की आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी इस दौरान चर्चा संभव है। 12 घंटे का ये अवध प्रवास है। इसमें तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आयोजित हैं आरएसएस प्रमुख के, और साथ ही साथ पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके जो पुराने पदाधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए आरएसएस प्रमुख नजर आएंगे। वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, जिसे लेकर एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का एक कहना है कि जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद में शाही ईदगाह पक्ष ने एक अर्जी दाखिल किया है, जिसमें खास तौर पर यह कहा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई और केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले की सुनवाई है और लगातार दोनों ही पक्ष के जो लोग हैं वो अपनी दलील रखते हुए नजर आ रहे हैं। जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में, और जिसमें कि शाही ईदगाह के पक्ष के द्वारा एक एप्लीकेशन दाखिल की गई है, इसमें विशेष रूप से उनका कहना है कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी न बनाया जाए, क्योंकि अगर उनको डर है कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट 1991 अप्लाई नहीं होगा, और उसकी आड़ लेकर के ये लोग जगह जगह जितने भी हमारे मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी उन्हें प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाने का जो 5/3/2025 का आदेश है, जो माननीय उच्च न्यायालय का है, जिसमें स्पष्ट रूप से इनको पार्टी बनाने का आदेश कर दिया गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पार्टी रहेंगी, उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में शाहिद का पक्ष के लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया है। लेकिन आज हम अपना पक्ष रखेंगे और हमारा ये कहना है कि इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पार्टी बनाया गया है वो बिल्कुल सही है,
क्योंकि सत्य सबके सामने आएगा, जो असल तथ्य हैं वो न्यायालय के सामने आएंगे। तो इसी की आज सुनवाई होगी और उनका ये भी कहना है कि सभी केसों को क्लब ना किया जाए। लेकिन जब सब केसों की नेचर एक है तो क्लब कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, तो अनावश्यक उसे चैलेंज किया जा रहा है। ये हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं शाही ईदगाह पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष, क्योंकि ये चाहते हैं इसकी सुनवाई ना हो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। तो बार बार एप्लीकेशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये इनका प्रयास है कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। तो आज इसकी सुनवाई होगी और हमारा बिल्कुल 5/3/2025 का जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश है बिल्कुल सही है, जिसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है, वो सही है और वो यथावत रहे। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहा मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, चलिए आपको सुनवाते हैं। 12,798 वर्ग मीटर भूमि, नहीं वो 14वां है दूसरा। प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों की ये ड्यूटी भत्ता बढ़ा दिया गया है। 395 रुपए अभी तक मिलते थे, अब 500 रुपए कर दिए गए हैं 1 अप्रैल से। जो पीआरडी के जवान थे, जिनको समय समय के ऊपर पीआरडी के जवानों का भत्ता 395 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया 1 अप्रैल से। जी प्रदेश 34,092, 105 रुपया, 105 रुपया पर डे। ये 1/4/25 से लागू होगा और इस पर 75,87,50,00,000 रुपए के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। $75,87,50,00,000। एक वित्त विभाग का प्रस्ताव है, ये पुनर्गठन है हमारी सहकारी समिति और पंचायत लेखा परीक्षा से नियमावली में। अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज्यादा थे और नीचे वाले पद कम थे, तो उसको सिमेट्री में ले आए, यानी कि पिरामिड ठीक किया। नीचे वाले पद ज्यादा है, फिर धीरे धीरे ऊपर प्रमोशन होते हुए ऊपर पहुंच जाए। इसमें संशोधन किया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025। ये सेवा नियमावली पहले बनी थी 1980 में, उसके बाद संशोधन हुआ था 93 में, फिर 15 में, 2015 में। तो ये पिरामिड ठीक करने के लिए इसको संशोधन किया गया। नीचे वाले पद बढ़े और पिरामिड ठीक हो गया। ये 1307, नीचे वाले 900। तो सुन रहे थे आप वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को जो डेवलपमेंट हुई हैं उत्तर प्रदेश में उसके बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। वही संभल की जामा मस्जिद जो है वो एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार कोई विवाद या फिर बयान नहीं, बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से भेजे गए एक साइन बोर्ड को लेकर के है, जिसमें मस्जिद को उसके सामान्य नाम शाही जामा मस्जिद के बजाय जुम्मा मस्जिद लिखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही यह साइन बोर्ड मस्जिद पर लगाया जाएगा। एएसआई ने दस्तावेजों में जामा मस्जिद का नाम जुम्मा मस्जिद बताया है। एएसआई का यह दावा है कि नया साइन बोर्ड उनके रिकॉर्ड में दर्ज नाम के अनुसार है। यह मस्जिद पहले भी विवादों में रहा है, जिसमें एक याचिका में इसके जो हिंदू मंदिर हैं उसके होने का दावा किया गया था। पिछले साल हुए सर्वेक्षण के दौरान भी हिंसा हुई थी। नया बोर्ड एएसआई दस्तावेजों में दर्ज किया गया, जिसका नाम जो है वो जुमा मस्जिद के अनुसार जारी किया गया है। तो एएसआई की ओर से जो नाम जुम्मा मस्जिद का दर्ज था उसी नाम से एक साइन बोर्ड आया है, जिसको लेकर के जो विवाद है वो बढ़ा हुआ है। तो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ में सपा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के स्टेटमेंट का विरोध किया जा रहा है।
रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर टिप्पणी किया था। लखनऊ में राणा सांगा की प्रतिमा की मांग की गई है। बड़ी खबर बता रहे जहां पर रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर टिप्पणी किया था। लखनऊ में राणा सांगा की प्रतिमा की इस दौरान मांग किया जा रहा है। सपा सांसद के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। सपा सांसद के खिलाफ उनके बयानों को लेकर के प्रदर्शन है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के स्टेटमेंट का विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा कि उन्होंने राणा सांगा पर जो टिप्पणी किया था वो विवादित टिप्पणी है और साथ ही साथ ये डिमांड भी किया जा रहा है कि वहां पर राणा सांगा की प्रतिमा लगाई जाए। वहीं प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लू का अलर्ट जारी किया गया, वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही। आईएमडी ने आज पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में लू का अलर्ट जारी किया, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बौछारों पड़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी यूपी में गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत जो अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और हाथरस में लू का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा ही मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर और महोबा जैसे इलाकों में भी लू चलने की संभावना है। वहीं झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी लू चलने का अलर्ट जारी किया गया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर के जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सख्त निर्देश दिए कि अभियान में लापरवाही बरतने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान 17 कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। पंचायती राज विभाग ने जो एसबीएक दिया है वो सस्पेंडेड की जो नीति है उसको लागू करने हुए अनुपस्थित कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। तो डीएम के आदेश पर डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने राही ब्लॉक के ग्राम सभा छरहरा स्थित अन्य जो गांव है उसके औचक निरीक्षण किया है और साथ ही साथ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। इस सख्त प्रशासनिक कदम से अभियान में तेजी आने की उम्मीद भी जताई जा रही। अभी जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक चलना है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग की तरफ से नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई इत्यादि ये सब कार्य कराए जाने हैं। उसमें ग्राम पंचायतों में रोस्टर लगा करके माइक्रो प्लान स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही दे दिया गया है। रोस्टर के अनुसार ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मचारी उपस्थित हैं कि नहीं है और काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं। आज 2 ग्राम पंचायतें विकासखंड राही की हम लोगों ने देखी हैं, एक बसाड़ और एक सुलखियापुर। दोनों जगहों पर हम लोगों को 100% उपस्थिति मिली है और उसके अतिरिक्त जैसा कि जिलाधिकारी महोदया का निर्देश है कि जो रहेगा एब्सेंट वो होगा सस्पेंड, उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछला अपना जो 15 दिन जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में हम लोगों का स्वच्छता पखवाड़ा चला है, उसमें 12 लोग सस्पेंड किए गए हैं और 5 लोगों का वेतन रोका गया है। उसका हमारे सफाई कर्मचारियों पर बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अच्छा इसलिए क्योंकि इस समय लगभग 6 गाँव में हम व्यक्तिगत निरीक्षण कर चुके हैं और सभी जगह पे हमको 100% उपस्थिति। वही लखनऊ के लोक भवन के पास यूपी केस्को के ऑफिस में आज सुबह भीषण आग लग गई। तंग गली में स्थित बहुमंजिला इमारत में अचानक लगी आग ने धुएं के गुबार में तब्दील हो गई, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। वही घटना के कारणों को लेकर के अधिकारियों ने संदेश जताया है, क्योंकि आग के फैलने की जो वजह है वो हालांकि साफ नहीं है। जानकारी के मुताबिक ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी तंग गली में अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं और इस कारण से फायर ब्रिगेड को मौके तक पहुंचने में दिक्कत आई। हालांकि सुबह रास्ता खाली होने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम समय पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। वही अगली खबर सपा मीडिया सेल के बीजेपी पर पोस्टर वॉर की है। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक विवादास्पद पोस्टर लगाया गया, जिसे सपा नेता जयसिंह प्रताप यादव ने लगवाया है। पोस्टर में एक बच्ची को किताबें लेकर भागते हुए दिखाया गया, जो हाल ही में अंबेडकर नगर जिले में बुलडोजर एक्शन के बीच अपने घर से बचकर निकल रही थी। पोस्टर में बुलडोजर को विध्वंस शक्ति का प्रतीक दिखाया गया, जबकि दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बच्ची को सम्मानित करते हुए दर्शाया गया। पोस्टर पर एक भावुक संदेश भी लिखा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना। जो है पोस्टर लगाया गया बुलडोजर एक्शन पर। हालांकि लगातार जो विपक्ष है वो विरोध करता हुआ नजर आ रहा है सत्ता पक्ष का। इसी को लेकर के एक पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सीधे बाहर लगाया गया, जहां पर साफ लिखा हुआ है कि एक शायरी से कहीं न कहीं बीजेपी सरकार पर समाजवादी पार्टी
निशाना साधते हुए नजर आई है बुलडोजर एक्शन को लेकर के। वही संभल की शाही जामा मस्जिद मामला, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है वही सिविल डिवीजन याचिका, मस्जिद कमेटी ने दाखिल किया। हाई कोर्ट तय करेगा कमेटी की याचिका सुनने योग्य है या नहीं। मस्जिद कमेटी ने दाखिल की है सिविल याचिका। वही साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो संभल की शाही जामा मस्जिद है उसका मामला बढ़ता हुआ नजर। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई होगी। वही मस्जिद कमेटी ने सिविल डिवीजन याचिका दायर किया है। हालांकि हाईकोर्ट ये तय करेगा कि कमेटी की जो सुनवाई है वो सुनने योग्य है या फिर नहीं है। उसके बाद ही इस पर चर्चा किया जाएगा, इस पर सुनवाई होगी। वह उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने कोतवाली तलब किया था। इस मामले को लेकर के बताया जा रहा है कि जहां पर जिया उर रहमान बर्क संभल कोतवाली पहुंचे और मामले के तहत उन्होंने एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है। बताते चले कि लगातार एसआईटी ने सांसद बर्क को यह तलब किया था, जिसके बाद आज वो एसआईटी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर जाकर के अपना जो बयान है वो दर्ज कराते हुए जिया उर रहमान नजर आए हैं। वही बुलंदशहर के एमएमआर मॉल में सिकंदर मूवी देखने के बाद कुछ लड़कियां आपस में भिड़ गई, जिससे कि मॉल परिसर में हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई। परिसर में हंगामे जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहीं इस मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि झगड़े की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मॉल में मौजूद जो लोग हैं वो घटना का वीडियो बना करके इंटरनेट पर शेयर कर रहे हैं, जिससे कि मामला सुर्खियों में आ गया। हालांकि पुलिस अब इस जो वायरल वीडियो है उसके आधार पर लड़कियों की पहचान कर रही है और घटना का सच्चाई पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। वही शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब भक्तों और दुकानदारों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट तक ये जो विवाद है वो पहुंच गया। यह घटना मंदिर के द्वार के पास हुई है। वहीं दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच आपसी मतभेद को लेकर के तीखा बहस शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। ये जो मामला है वो पूरा मारपीट तक पहुंच गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और मामले की जांच शुरू कर दी। वही कानपुर में रामनवमी पर अलग अलग जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई, जहां डीजे को लेकर पुलिस और हिंदू संगठनों में विवाद हो गया। डीजे की आवाज कम करने को लेकर के हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच खूब हंगामा हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस पर जूता भी फेंका गया था और पथराव की अफवाहें भी फैलने लगी। वो बताते ही अभी चले कि इस पर कानपुर पुलिस कमिश्नर के आदेश आए हैं, जिसको लेकर के मामले पर सख्त एक्शन लिया गया। बीजेपी नेता समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवकों जो संघ है और हिंदू जो संगठन के 200 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्नाव के कुशुंभी स्टेशन पर रंजीत चौरसिया नामक युवक ने एक खतरनाक स्टंट करते हुए ट्रेन के नीचे लेटकर वीडियो बनाया। पूरी ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन वह चमत्कारी तरीके से बच गया। यह खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्नाव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। रंजीत हसनगंज थाना क्षेत्र के न्योतना गांव का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया है।